पहले क्वेश्चन में दे रखा है इफ द मोड एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स आर 9.2 एंड 9 रिस्पेक्टिवली देन द मीन विल बी। हमें मोड दे रखा है 9.2, मीडियन दे रखा है 9, हमसे पूछा है कि मीन कितना होगा। तो जब भी मीन मोड मीडियन में तीन में से कोई भी दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला होता है जब भी मीन मोड मीडियन में से कोई भी दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, मीडियन को बोलते हैं माध्यक, मीन को बोलते हैं माध्य। इसमें बहुलक कितना दे रखा है, मोड कितना दे रखा है 9.23, मीडियन कितना है 9, मल्टीप्लाई 9 कर दो -2, मीन नहीं दे रखा, मीन की जगह मीन लिख दो। 9.2 इक्वल टू 9 3 27 -2 मीन यानी माध्य। ये 2 मीन इधर पर आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2 मीन इक्वल टू 27 -9.2। 2 मीन इक्वल टू 27 में से 9.2 माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करेंगे 9.2। पॉइंट वाली संख्या कैसे माइनस होती है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए तब माइनस करेंगे, लेकिन 27 में तो पॉइंट है नहीं, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में होगा। और पॉइंट वाली संख्या में ये भी है कि अगर पॉइंट आ रहा है तो लास्ट में 0 भी लगा सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहां पर बचेगा कितना 6, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 और 1, तो ये आ जाएगा 17.8। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 17.8 डिवाइडेड बाय 2। तो मीन आ गया हमारा 2 से डिवाइड करेंगे 8.9, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 8.9, यह आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसमें हमें पूछा है 2 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर के दोनों के बीच का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा 11। 2 डिजिट के नंबर जो होते हैं सबसे छोटा 10 होगा, 10 11 12 ऐसे होगा। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर तो ये है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा 11, तो सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर हो गया 11, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि ओड भी हो वो हो गया 3। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है हमें 11 और 3 का, तो कितना हो जाएगा 11 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 11 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 11 1 जा 11, 3 1 जा 3, तो 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 33, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 33, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड का और वाला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। इसके ऑप्शन है एन ओड नंबर, एन एनी प्राइम नंबर, एन इवन और ओड नंबर, एन इवन नंबर। तो मान लेते हैं कि जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है एक है एन, तो दूसरा क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, एक अगर 2 है तो इसका अगला क्या होगा 3, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर एक 2 है दूसरा हमने 6 ले लिया 5 ले लिया, तो वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा n+1। जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेंगे तो उसमें से एक इवन होगा दूसरा ओड होगा, जैसे 2 और 3। अगर पहला ओड नंबर लिया तो दूसरा अपने आप इवन बन जाएगा 3 और 4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 आ रहा है इधर पे 12 आ रहा है, तो जब भी हम ओड और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा इवन नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, यानी सम संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो इसका आंसर हो गया इवन नंबर। थर्ड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज। हमें उस स्क्वायर का एरिया निकालना है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो। तो सर्कल के अंदर ये मान लो ये स्क्वायर एक इंस्क्राइब्ड है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। अब हमें पता है कि सर्कल के अंदर अगर कोई स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा तो ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं ना, 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। तो ये 90 डिग्री का, और अगर हम इसको मिला देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। ये एक ट्रायंगल बन गया। और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है कोई ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो तो 90 डिग्री के ऑपोजिट डायमीटर होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो क्या होगी डायमीटर। डायमीटर का ऑपोजिट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा अगर सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो। तो ये डायमीटर हो गया। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। इधर पे साइड की वैल्यू तो दे नहीं रखी तो हम क्या मान लेते हैं साइड की वैल्यू x मान लेते हैं। ये भी x होगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 10 20। 20 का स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2 से ये कट जाएगा 200 बार में एक्स स्क्वायर आ गया 200। और ये जो एक्स स्क्वायर है वही क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ना, साइड इंटू साइड होता है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4r। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये नहीं लिख रखा कि x की वैल्यू क्या होगी या जीरोस की वैल्यू क्या होगी, बल्कि ये लिख रखा है कि जीरोस जो होंगे वो एक दूसरे के हाफ होंगे। जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है हाफ ऑफ द अदर, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 1/4 ऑफ द अदर, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है ट्वाइस द अदर। तो इसमें x की वैल्यू नहीं दे रखी है। हमें क्या करना है इसमें हमें अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो इसके बीच में रिलेशनशिप बताना, और रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहां पर मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा किसके बराबर होगा C/A के बराबर होगा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C की वैल्यू किसे बोलते हैं जो बिना x वाला होता है, तो C की वैल्यू हो गई 4, और A किसे बोलते हैं जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो भी कितना है 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कटकर 1 हो गई। तो बीटा क्या हो गया 1/अल्फा हो गया। ये बीटा जो आ रहा है 1/अल्फा आ रहा है, या फिर अल्फा 1/बीटा आएगा, ये भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो जीरोस हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं ना रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरोस जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये फोर्थ का ही है और वाला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m माइनस 4 इज 1, देन द वैल्यू ऑफ m। अब इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m माइनस 4, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है कितना 1। हमें m की वैल्यू निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा का मतलब होता है C/A। C/A की वैल्यू 1। इसमें C की वैल्यू क्या होगी जो बिना x वाला टर्म होगा, मतलब m माइनस 4 होगा। C की वैल्यू हो गई m माइनस 4। A की वैल्यू क्या होगी जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड 4 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे m माइनस 4 इक्वल टू, ये 4 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। m इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 8, ये आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोस कोलिनियर पॉइंट्स। निम्न में से कौन सा चित्र समरेखीय बिंदुओं को दर्शाता है। तो समरेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं जो एक ही लाइन पर आएगा, एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स आते हैं वो कोलिनियर होते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें केवल 3 पॉइंट दे रखे हैं A B C।
ए जो है 0,0 पर है, बी है 0,3 पर, सी है -3,0 पर। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं वो तो एक लाइन पर नहीं आ रहे। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें ए बी सी ये तीनों अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन से तो एक ही लाइन में नहीं आएंगे। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्स क्वेश्चन है 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, इसका आंसर निकालना है। तो इसमें 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका होल स्क्वायर कर दो। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2/√3, 1 + 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये आ गया 2/√3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर में आएगा 3 + 1, तो ये आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अगर ये डबल डिवाइड में होगा, अगर ये डबल डिवाइड में होगा तो ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई होती है, तो लिखेंगे 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4√3। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, इसका आंसर आ जाएगा 3/2√3। लेकिन ऑप्शन में ये वाली वैल्यू दे नहीं रखी। ऑप्शन में तो sin 30, tan 60, cos 60, sin 60 ये सारी वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये आ जाएगा 3√3 और ये 2 × √3 × √3। रूट के अंदर 2 बार संख्या मल्टीप्लाई होगी तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी, आ जाएगा 2 × 3। 3 से ये 3 कट गया, आ गई √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा sin 60। 7 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इज। इक्वेशन दे रखी है 3x + ky = 8, 6x - 4y = 12। अब इसमें हमें बताना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन हो, एक भी हल नहीं हो। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती ना, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 3/6 इक्वल नहीं होना चाहिए k/-4। 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, -4 इधर पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -4/2 इज नॉट इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k नॉट इक्वल टू -2। k की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका आंसर हो गया k नॉट इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF AB/DF इक्वल टू BC/FE इक्वल टू CA/ED, देन अगर एक 2 ट्रायंगल ABC और DEF हैं, इसमें तीनों साइड का रेशियो बराबर दे रखा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे ये बताना है। तो इसमें चेक कैसे करेंगे, ये जैसे कि पहला ऑप्शन है ABCDEF, इसमें देखो AB के नीचे क्या है DF, तो इसका मतलब AB और DF साथ में होना चाहिए। AB पहले आ रहा है, यहां पर DE आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। AB के साथ क्या होना चाहिए, DF होना चाहिए, ABED, ये भी गलत है। AB के साथ क्या होना चाहिए, DF, ABEF, ये भी गलत है, ABDF, ये सही है ना। और देखो इससे भी चेक कर सकते हैं, BC के साथ क्या होना चाहिए, FE, BC आ रहा है बाद में, BCFE ये आ रहा है ना, ये भी सही है। इसी तरह CAED, CA मतलब यहां पर लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, ED लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो लाइन से चेक करना, AB के साथ DF होना चाहिए, BC के साथ FE होना चाहिए, इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -4, -4 एंड -2, 4 इज। हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है। अगर ये x, y जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो मान लेते हैं ये x, y पॉइंट है P, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B।
क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो ए से और बी से दोनों से बराबर दूरी पर है, तो हम लिख सकते हैं पी ए किसके बराबर होगा, सॉरी ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के। ए पी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे आएगी, अंडर रूट में एक्स प्लस 4, जो बाद में लिखना है नंबर उसका साइन चेंज कर देना, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह y माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, y प्लस 4 आ जाएगा, y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर रूट है, ये भी पूरे का स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट से रूट कट गया, डायरेक्ट काट दो। अब इसे लिख दो x प्लस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू में इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16। इसमें फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस 16 से ये 16 कट जाएगा, 4 से 4 कट रहे नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां पर बचा 8x प्लस 8y प्लस 16, यहां पर बचा 4x माइनस 8y प्लस 4, 8x ये 4x इधर आएगा तो माइनस x 4x हो जाएगा, 8y माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y प्लस 16 माइनस 4, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 8 में से 4 गए बचे 4x, 8y हो गया 16y, 16 में से 4 गए बचे 12। ये और इक्वेशन छोटी हो सकती है, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड 4 0 हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो या तो यू शेप में होंगे या उल्टे यू शेप में होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो यू शेप में है या उल्टा यू है, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x इफ tan 3x माइनस 15 इक्वल टू रूट 3। हमें tan 3x माइनस 15 इक्वल टू रूट 3 दे रखा है, x की वैल्यू निकालना है इसमें हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे, tan 3x माइनस 15 रूट 3 कितने डिग्री पर होता है, tan 60 पर होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं tan 60, ये भी tan के एंगल में, ये भी tan के एंगल में, तो इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 3x माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 15, 3x इक्वल टू हो जाएगा 75, x इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू आ गई कितनी 25, यह आंसर हो जाएगा। 11 का और वाला क्वेश्चन है गिवन साइन p इक्वल टू 1/2 एंड कॉस r इक्वल टू 0 देन r माइनस p इक्वल टू, साइन p की वैल्यू 1/2 दे रखी है, कॉस r की वैल्यू 0 दे रखी है, हमें r माइनस p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन p इक्वल टू, साइन 30 डिग्री पर होता है ये, कॉस r इक्वल टू कॉस 90 डिग्री पर होता है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई 90,
तो r माइनस पी कितना आ जाएगा हमारा 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, ये आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r एंड एंगल 60 डिग्री इज। ऑप्शन में दे रखा r ब्रैकेट में पाई बाय 6 प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है 2r ब्रैकेट पाई बाय 6 माइनस 1, थर्ड ऑप्शन है r पाई बाय 6 प्लस 2, फोर्थ ऑप्शन है 2r ब्रैकेट पाई बाय 6 प्लस 1। इन चारों ऑप्शन में हमें आंसर देना है। तो पेरीमीटर मान लो ये एक रेडियस कितना है r है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60। अगर हमें ये एक सेक्टर बना हुआ दे रखा है और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। इसका एंगल है कितना 60 डिग्री, रेडियस है कितनी r, तो यहां पर भी r होगी, और ये लेंथ ऑफ आर्क है l है। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, r प्लस l प्लस r। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा कितना, परिमाप बराबर 2r, r प्लस r हो गया 2r प्लस l। l तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो इसलिए l का फॉर्मूला लगा देंगे। आंसर में हमेशा वो वाली चीज लिखनी होगी जो क्वेश्चन में दे रखी है। हम जो मानते हैं वो कभी भी आंसर में नहीं होना चाहिए। हमने ये वैल्यू l लेंथ ऑफ आर्क मानी है तो इसलिए आंसर में l की फॉर्म में नहीं होना चाहिए आंसर। l का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। ये होती है 60 से ये 6 बार में कट जाएगा, यहां पर आएगा 2r। 2r अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस पाई बाय 6 बचेगा। 2r कॉमन ले लिया, 1 प्लस पाई बाय 6, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में इस फॉर्म में नहीं दे रखा। ऑप्शन में किस फॉर्म में दे रखा है 2r पाई बाय 6 प्लस 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 189। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन द अदर नंबर इज। हमें दे रखा है इसमें एलसीएम है दो नंबर, एलसीएम जो है वो 6 गुना ज्यादा है एचसीएफ का। तो मान लेते हैं एलसीएम जो है ए और बी नंबर का वो क्या है एचसीएफ का 6 गुना है, तो इस तरह से लिख दिया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर कितनी वैल्यू दे रखी है 189 दे रखी है। एलसीएम प्लस एचसीएफ 189 हो गया। इनमें से एक नंबर था 54, तो ए मान लेते हैं 54 हो गया। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग एलसीएम ए बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एचसीएफ है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन, जो फर्स्ट की वैल्यू आई है एलसीएम ए बी 6 मल्टीप्लाई एचसीएफ है, तो उसको हम यहां पर रख सकते हैं एलसीएम ए बी की जगह। सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो ये आ जाएगा एचसीएफ 6 मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी प्लस में एचसीएफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 189 हो गया। एलसीएम इस सेकंड इक्वेशन में हमने ये वाली वैल्यू रख दी। एलसीएम ए बी की वैल्यू क्या थी 6 मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो हमारा ये आ गया 6 एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई एचसीएफ हो गया ना। जैसे 6x प्लस x कितना होता है 7x होता है, ऐसे ये 6 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो गया 7 एचसीएफ इक्वल टू 189। तो एचसीएफ ए कोमा बी इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। एचसीएफ ए कोमा बी इक्वल टू हो गया 27। एचसीएफ आ गया कितना 27। एचसीएफ 27 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 27 होगा फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 162 आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी लगा देंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर क्या थे ए इंटू बी। एचसीएफ कितना था हमारा 27, एलसीएम कितना था 162, पहला नंबर कितना था 54 मल्टीप्लाई बी।
तो 27 मल्टीप्लाई 162 डिवाइडेड बाय 54 इक्वल टू बी। 27 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 81। तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा हमारा? दूसरा नंबर होगा 81। यह आंसर हो गया। 13 का और वाला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या में बताना है जो कि 70 और 125 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 5 और 8। 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। ठीक है। और 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। रिमाइंडर इसमें 5 बचेगा और इसमें 8 बचेगा। तो इसका मतलब अगर हमने इसमें 5 माइनस कर दिया तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 70 माइनस 5 65 आएगा। तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 65 से डिवाइड हो जाएगा। 125 माइनस कर देंगे 8 तो आएगा कितना? 117। तो 117 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब इन दोनों का हमें निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए और सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो ये होगा 5 गुणा 13 117। 117 का अगर एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 गुणा 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा HCF कितना आ जाएगा? 13। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 13 है। 13 को हम 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और 13 को हम 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8। तो इन दोनों का HCF निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। HCF निकालने का दूसरा तरीका भी है यूक्लिड डिवीजन मेथड से। अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं करना है तो यूक्लिड डिवीजन से भी कर सकते हैं। कैसे? ये चीज तो रफ में लिख लेना साइड में ऐसे। 117 65 65 1 जा 65, ये 52 आ गया। ये 65 52 1 जा 52, ये आ गया 13 52 13 4 जा 52। ये पूरा हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 117 इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस 52। फिर लिखेंगे 65 इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13। फिर 52 इक्वल टू लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। और जब तक 0 नहीं आता ये तब तक करते रहेंगे। यहां पर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी? HCF। HCF बराबर 13 हो गया। तो इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। ये आंसर हो गया इसका। 14 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 2/9 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। द डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क इज। हमें एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 2/9 है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 2/9 है एरिया ऑफ सर्कल की। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो है 2/9 वृत्त का क्षेत्रफल। ये मान लो एक सर्कल है, उसका ये वाला जो पार्ट है वो एक त्रिज्य खंड है। इसका जो क्षेत्रफल है इस पूरे सर्कल का 2/9 है। तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। 2/9 वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। अब इसमें पूछा है कि जो हमारी मेजर आर्क होगी, मेजर आर्क ये है, इसका एंगल कितने डिग्री का होगा। हमने ये जो थीटा लिया है, ये वाला थीटा, वो लेते हैं हम जो माइनर आर्क वाला होता है, ये वाला थीटा लेते हैं फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे? इस
इस इक्वेशन से ये वाले थीटा की वैल्यू आएगी, फिर इस वाले थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे 360 में से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। थीटा की जगह तो थीटा ही लिख दो, पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9, ये डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से ये कट गया 40 बार में, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 × 40 80 हो गई। थीटा की वैल्यू 80 आ गई, लेकिन वही माइनर आर्क वाली आई है, मेजर आर्क की निकालनी है, तो 360 माइनस थीटा करेंगे, तो 360 माइनस 80 082, तो हमारा जो मेजर आर्क में बनने वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 280 डिग्री का होगा। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ CAM सिमिलर SOB एंड A = 39 B = 97 देन C = हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ट्रायंगल CAM और ट्रायंगल SOB सिमिलर दे रखे हैं। एंगल A दे रखा है 39, एंगल B दे रखा है 97, एंगल C की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, मान लो ये CAM ट्रायंगल कुछ इस तरह से, ये C है, ये A है, ये M है। ट्रायंगल CAM किसके सिमिलर है, SOB के सिमिलर है। एंगल A कितना है 39 है, यहां पर लिख दो 39, एंगल B कितना है 97 है, ये 97 है। हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये 39 है तो ये भी कितना होगा 39, ये 97 होगा तो ये भी कितना होगा 97, तब एंगल C की वैल्यू निकल जाएगी ना। इन तीनों को ऐड करके कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो एंगल C + 39 + 97 = होगा 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, कोण योग गुणधर्म होता है, कोण योग गुणधर्म से एंगल C प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 136 180, एंगल C = 180 माइनस करेंगे 136, एंगल C की वैल्यू आ गई 44, एंगल C = 44, यह आंसर हो गया। 16 क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कौन सी कंडीशन ट्रू है, तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। इसमें जो ऑप्शन डी है A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाला आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में इसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक वैक्सीन सेंटर था, उसमें अलग अलग तरह की वैक्सीन दी जा रही थी अलग अलग एज ग्रुप को। तो ये टेबल में दे रखा है कि एज जो है जिनकी 15 से 25 एज है वो 1 आवर में 6% जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं एक सेंटर में। जिनकी एज 25 से 35 है ऐसे 11% जो है अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी टेबल दे रखी है और डाटा दे रखा है। अब इसमें पूछा है पहले क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन केम फॉर वैक्सीनेशन बिटवीन द एज ग्रुप 25 to 45। 25 से 45 के बीच में कितने पर्सन ने वैक्सीन लगवाई है, तो 25 से 45 के बीच में, तो ये 25 से 35 वाला शामिल हो जाएगा और 35 से 45 वाला। तो पहले का आंसर हो जाएगा 11 + 21 कितना आएगा 32। तो पहले का आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में पूछा है द मीडियन एज ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेटिंग वैक्सीन इज। इसमें सेकेंड वाले में पूछा है कि इसकी मीडियन क्या होगी, तो मीडियन के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर लिख लेते हैं हम क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6, 11, 21, 23, 15, 4।
जब भी हमें मीडियन निकालना होगा तो हमेशा क्या करेंगे, हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाएंगे, सॉरी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती जा रही है उन सबको जोड़ना है, कम्युनिकेट करना है। इसको हिंदी में बोला जाता है संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का एक कॉलम बनाएंगे, तो ये तो 6 हो जाएगा, 6 में 11 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 21 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा, 38 में 23 जोड़ेंगे 61 आ जाएगा, 76 और ये 80। इसका टोटल भी 80 होगा। इसका टोटल, एफ का टोटल और सी एफ का लास्ट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो तुम्हारा आंसर गलत है। इसको सॉल्व करके देखेंगे, ऐड करके यही आएगा 80। अब इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने से पहले हमें n/2 निकालना होगा। n/2 क्या होगा, n का मतलब है ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितने 80, 80/2 कितना हो गया 40। अब ये 40 कौन सी फ्रीक्वेंसी CF में आएगा, 38 फ्रीक्वेंसी यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो 39 से लेकर 61 यहां पर होगी, तो 40 भी इसी में होगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या, मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगी उसको L बोलेंगे। ये L हो गया, ये F हो गया, और इसके ऊपर वाला CF होगा। मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 45, n/2 आया था 40, CF कितना है 38, F कितना है 23, मल्टीप्लाई H क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे H बोलते हैं, कितना है 10। इसे सॉल्व कर दो। 45 प्लस 40 में से 38 घटाएंगे बचेगा 2/23 गुणा 10, 45 प्लस 20/23 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो 20 को 23 से। थर्ड क्वेश्चन में लिख रखा था अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज। मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या होगी। मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ये वाला ग्रुप जो हो गया हमारा मॉडल क्लास हो गया। इसमें अपर लिमिट कितनी है 55, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। थर्ड का आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ का द मीन नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड आर। अब इसमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 25 और 15 कितना हो गए 40, 40 का आधा कितना हो गया 20, तो इसका मिड पॉइंट हो गया 20। दूसरा तरीका भी है मिड पॉइंट निकालने का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 का आधा करेंगे 5, छोटे वाले में 5 जोड़ देंगे, 15 5 20, ऐसे भी आ जाएगा। अब इसमें सब में जोड़कर आधा करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करो, इसमें सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी 10 10 का डिफरेंस होगा। 20 30 40 50 60 70। एक कॉलम बना लो एफ एक्स का। एफ ये रहा, एक्स ये रहा, 6 दूनी 12, 120। इसका टोटल कर देंगे, आ जाएगा 3620। अगर मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ एक्स का टोटल कितना है 3620 और एफ का टोटल कितना है 80। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, ये 181 बार में आया, 181 डिवाइड 4। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 45.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45.25। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिख रखा है द क्लास मार्क्स ऑफ द एज ग्रुप हैविंग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज। उस एज ग्रुप का क्लास मार्क्स बताना है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे लोवेस्ट हो। तो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है ना 4।
सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये है 4। इसका क्लास मार्क्स बताना है। क्लास मार्क्स का मतलब हो गया इसका मिड पॉइंट जो होता है उसी को क्लास मार्क्स बोलते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट 70 है ना, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 70। और 70 कौन से ऑप्शन में है, 70 है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी 70 यह आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें दे रखा है अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ h इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द 2 टॉलेस्ट माउंटेन्स नंदा देवी जिसकी हाइट है 7816 मीटर एंड मुलाई नगरी जिसकी हाइट है 1930 मीटर। तो इसमें जो फिगर में दे रखा है ABC ये नंदा देवी हो गया, और दूसरा जो है PQR ये ब्लू कलर का जो बन रखे हैं ABC और PQR ये दोनों क्या है, पहाड़ हैं। अब इसमें हमें हाइट दे रखी है, नंदा देवी की हाइट है 7816, तो AD की वैल्यू आ गई कितनी 7816, और इसी तरह PS कितना हो गया 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट ऑफ द टॉप ऑफ नंदा देवी एंड मुलाई नगरी इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये जो सैटेलाइट है ऊपर रेड कलर की जो दिख रही है F में, ये सैटेलाइट नंदा देवी से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है और मुलाई नगरी से 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। आगे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द 2 माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर। दोनों माउंटेन्स के जो बेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 1937 किलोमीटर। तो ये जो नंदा देवी का बेस है D और S, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया D और S का डिस्टेंस हो गया 1937 किलोमीटर। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स। और जो सैटेलाइट है वो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है DS उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो DI की वैल्यू होगी और IS की वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये बना है, इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक नंदा देवी है पहाड़, इसकी हाइट दे रखी है कितनी AD 7816 किलोमीटर। दूसरा जो है PQR है मुलाई नगरी है, इसकी हाइट PS है कितनी है 1930। इसके बाद दे रखा है एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट ये रही सैटेलाइट यहां पर होगी एक सैटेलाइट, और इसकी जो सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिड पॉइंट पर है इन दोनों के बीच में। तो DS का जो डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों पहाड़ के जो बेस हैं उसका डिस्टेंस दे रखा है 1937। तो DS की वैल्यू हो गई कितनी 1937 किलोमीटर। अब ये जो सैटेलाइट है वो इन दोनों के मिड पॉइंट पर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया मान लो। तो DI और IS की वैल्यू बराबर होगी, DI IS की वैल्यू बराबर होगी, ये होगी 1937/2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। जहां पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए होगी तो ये लिख देंगे, पॉइंट में चाहिए होगी तो ये लिख देंगे, दोनों वैल्यू लिख सकते हैं। अब इस क्या अकॉर्डिंग जितना ज्यादा फिगर में हम वैल्यूज लिख सकते हैं उतना ही बेटर रहेगा। इसमें देखो सबसे पहला जो है इसमें ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री का होगा। अब इसमें दे रखा है क्या PS की वैल्यू कितनी है 1930 है, ये वाली वैल्यू जो है 1930 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1930 हो जाएगी। और AD की वैल्यू दे रखी 7816, ये 7816 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 7816 हो जाएगी, यहां से यहां तक 7816 हो जाएगी। ये 7816 यहां से यहां तक हो गई, ये 1930 हो गई। और FI की वैल्यू दे रखी है H, ये पूरी हाइट जो है वो किसके बराबर है H के बराबर है। और इससे ज्यादा तो फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हम, और कुछ वैल्यूज नहीं लिख सकते ना। यहां पर ये 7816, ये भी 7816, ये 1930 था, ये दोनों 1930 हो गए।
अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में लिख रखा है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी इज। नंदा देवी के टॉप से सैटेलाइट का डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालना है, ए एफ निकालना है। तो ए एफ की वैल्यू कैसे आएगी, ये देखो यहां पर ये जो है ए एफ इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये 90 डिग्री का है। अगर हमें इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड पता चल जाए तो हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, अगर एंगल पहले से पता है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, पहले वाले में फाइंड करना है हमें ए एफ। ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए जी एफ, ए जी डिवाइडेड बाय जी एफ किसके बराबर होगा, सॉरी जी एफ नहीं, ए एफ, ए जी डिवाइडेड बाय ए एफ। ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, कॉस 30 आ गया। ए जी की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर देखो डी आई और ए जी दोनों बराबर होंगे ना, तो डी आई कितना था, ये था 1937/2, तो ए जी भी कितना होगा 1937/2। ए एफ की वैल्यू नहीं पता, ए एफ की जगह ए एफ लिख देंगे। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस 2 से पहले ये 2 काट दो, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एफ इज इक्वल टू 1937 डिवाइडेड बाय √3। लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर देते हैं। ए एफ की वैल्यू हो गई 1937/√3, मल्टीप्लाई कर दो √3, डिवाइड कर दो √3 से, तो ये आ गया 1937/√3 डिवाइडेड बाय 3। √3 की वैल्यू ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो √3 की वैल्यू रख देंगे, लगभग होती है √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाय 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3351.08 डिवाइड बाय 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1117 पॉइंट समथिंग 00 मान लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में ये वैल्यू नहीं है, तो इसके ऑप्शन जो है वो गलत है, या फिर ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आने वाली, जो डिवाइड भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। या तो इसको रूट में ही आंसर देना चाहिए था, या फिर रूट में अगर नहीं दे रहा तो इसका सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन या फिर क्वेश्चन में कुछ गलती होगी। सेकेंड पार्ट है इसका, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुलाई नगरी। सैटेलाइट के से मुलाई नगरी के टॉप का डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें इसमें एफ पी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड वाले में फाइंड करना है हमें एफ पी। तो एफ पी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इधर पे कुछ नाम नहीं है तो हम लिख देते हैं एक्स, कुछ भी लिख देते हैं, एक्स की जगह यहां पर वाई लिख देते हैं मान लो। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ वाई पी ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए और ये वाली वैल्यू हमें पता है कितनी है, आई एस जितनी होगी उतनी ही वाई पी होगी। आई एस कितनी है 1937/2, तो लिख देते हैं आई एस डिवाइडेड बाय एफ पी। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 60। आई एस कितना है 1937/2 और एफ पी कितना है, एफ पी नहीं पता, यही निकालना है हमें। इक्वल टू कॉस 60 होता है 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एफ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ पी इक्वल टू 1937। ये इसका आंसर होगा। तो ये दे रखा ऑप्शन में, हाँ ये वाले इसके में ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन सी 1937 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज।
ये रही सैटेलाइट। अब सैटेलाइट से ग्राउंड का डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें एफ आई की वैल्यू निकालना है। एफ आई की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू तो पता है हमें 7816 है, बस ये वाली वैल्यू और निकाल लेंगे तो हमारा ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो फाइंड करना है हमें इसमें थर्ड में एफ आई की वैल्यू, और क्वेश्चन में दे भी रखी थी ये जो है एफ आई किसका है, एच के बराबर है, मतलब एच की वैल्यू निकालना है हमें। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला ए जी एफ, इन ट्रायंगल ए जी एफ ट्रायंगल ले लेंगे। तो इसमें परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बेस हमें पता है डी आई कितना था 1937/2 था, तो ए जी भी 1937/2 होगा। तो ए जी एफ में ले लेते हैं एफ जी बटे ए जी, एफ जी हो गया परपेंडिकुलर, ए जी हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30, तो tan 30 हो गया। एफ जी की वैल्यू नहीं पता, एफ जी, ए जी की वैल्यू कितनी होगी, जितनी डी आई होगी जितनी डी आई होगी, डी आई की वैल्यू है 1937/2, ये डिवाइड 2 लिखने के बजाय ऊपर भी लिख सकते हैं। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ जी आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 1937 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3। ऑप्शन में तो ये दे नहीं रखा, तो क्या करो रेशनलाइज करके लिख दो, मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3 कर देते हैं। एफ जी इक्वल टू आ जाएगा 1937√3 डिवाइडेड बाय 2√3 मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन 1937 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 6, इसको 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3351.01 डिवाइड 6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 558.50 आएगा लगभग। अब ये 558.50 जो आया है, ये आई है वैल्यू किसकी, एफ जी की आई है, लेकिन हमें निकालना था पूरी एफ आई की वैल्यू। तो एफ आई की वैल्यू क्या होगी, ये यहां से जी आई की वैल्यू कितनी थी 7816 प्लस एफ जी की वैल्यू कितनी थी, इसकी आई है 558.50, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन गलत क्यों है, वो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें थर्ड से ही पता लग जाएगा। थर्ड में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है कि जो सैटेलाइट है उसका भूमि से जो डिस्टेंस होगा यहां से, वो ऑप्शन में दे रखा है 1139, 577, 1937 और 1025, तो लगभग 1000 से 1000 या 2000 के आसपास दे रखी वैल्यू। क्या सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा यहां से वो केवल 1000 तक ही होगा या 2000 तक होगा, जब ये पहाड़ इतना, ये पहाड़ जो है 7000 का है, सैटेलाइट तो इससे ज्यादा ऊपर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ ए मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। नंदा देवी से अगर कोई एक आदमी 7816 मीटर की दूरी पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ये देखो ये रहा नंदा देवी, ये नंदा देवी कितना है 7816 है, 7816 है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो निकालना है एक मैन का। अगर ये मैन भी 7816 मीटर की दूरी पर हो, 7816 मीटर का ये पहाड़ है और पहाड़ से 7816 मीटर की दूरी पर खड़ा है कोई इंसान, तो इसकी हमें वैल्यू बताना है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है
तो जब ये साइड बराबर हैं तो ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ फेरावे माइलस्टोन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द टॉप ऑफ मुलायनगिरी, द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। अब ये मुलायनगिरी से एक 45 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। कोई माइलस्टोन रखा है, मान लो माइलस्टोन मील का पत्थर यहां पर रखा है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना था, PS जो था 1930 था। अब हमें बताना है ये माइलस्टोन कितनी दूरी पर बन रहा होगा, कितनी दूरी पर रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस हमें पता करना है, परपेंडिकुलर पता है तो tan थीटा का वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या था, P था, ये S था और ये मान लो कुछ और है, Z है। मान लो Z पर कोई एक माइलस्टोन रखा है तो हम लिखेंगे PS अपॉन ZS इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो ये हो गया 1930 बटे ZS इक्वल टू tan 45 होता है 1। तो ZS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1930। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें लिख रखा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड एंड डूइंग ड्रिल प्रैक्टिस। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो ग्राउंड में खड़े हुए हैं और ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ 4 स्टूडेंट टीना, चेतन, जय एंड नैना आर शोन इन फिगर। टीना, चेतन, जय और नैना की जो पोजीशन है वो फिगर में दे रखी है। तो टीना की पोजीशन जो है वो, टीना की पोजीशन है 5,9 पर, नैना की पोजीशन है 3,5 पर, चेतन की पोजीशन है 5,1 पर, जय की पोजीशन है 7,5 पर। अब इसके बाद लिख रखा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन नैना एंड टीना। नैना और टीना के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। एन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर। 5 - 3 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 - 5 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 4 हो गया रूट 20, 20 का रूट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। तो ये रूट में है तो 2 और 2 पेयर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 2√5। तो इसका आंसर हो जाएगा नैना और टीना के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 2√5 होगा। इसका सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द चेतन एंड टीना। चेतन और टीना का जो मिडिल में पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। ये रहा चेतन और टीना, इसके मिडिल में जो पॉइंट होगा मतलब मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट की वैल्यू निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ चेतन एंड टीना। तो कैसे मिलेगा, CT का मध्य बिंदु इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 5 हो गया 10, 10/2 हो गया कितना 5, 9 + 1 हो गया 10, 10/2 कितना हो गया 5। तो चेतन और टीना का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 5,5। ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इन विच शेप ऑफ ऑल द 4 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग। ऑप्शन में दे रखा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, रोम्बस। ये जो चारों स्टूडेंट हैं वो किस शेप में खड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी साइड्स की वैल्यू देखनी होगी और डायगोनल की वैल्यू, और प्रॉपर्टी लगा देंगे हम
जिसकी भी प्रॉपर्टी लगेगी रेक्टेंगल काइट वगैरह जिसकी भी दे रखी होगी उससे चेक करके देखेंगे कि यह फिगर किसका बन रहा है। तो सबसे पहले साइड निकालते हैं। सबसे पहली साइड एन टी तो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट में, वो होगी 2√5। दूसरी साइड है टी जे निकालते हैं। टी जे क्या होगा, √7 - 5 का होल स्क्वायर 5 - 9 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 7 - 5 हो गया 2, 5 - 9 हो गया -4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो यह आ गई √20, इट मीन्स 2√5। टी जे की वैल्यू भी आ गई कितनी, 2√5। इसी तरह हम बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे ना। टी जे के बाद जे सी निकालेंगे। जे सी की वैल्यू तो 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, 5 - 1 1 का स्क्वायर 5 - 1 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा कितना, ये भी कितना आ जाएगा √20, 2√5 आ जाएगा। जे सी की वैल्यू भी 2√5 आ गई। सी एन की वैल्यू निकालेंगे। सी एन की वैल्यू 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, √20, 2√5। चारों साइड इसमें बराबर आ रही है, ये चारों साइड बराबर आ रही है। तो ये तो या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब अगर ये रोम्बस होगा तो इसमें साइड तो इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, और स्क्वायर होगा तो इसमें डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायगोनल भी निकाल लेते हैं। एन जे की वैल्यू, डायगोनल एन जे कितना होगा, एन जे 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 हो गया 16, 16 का √4। एन जे की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह टी सी की वैल्यू निकालेंगे। टी सी की वैल्यू क्या होगी, √5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगा 0 और 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ हट जाएगा, 8 आ गया। तो एन जे है 4, टी सी है 8। साइड तो इसकी सारी इक्वल हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये रोम्बस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होगा, ये समचतुर्भुज, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ कपिल इज x, y एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम जय एंड चेतन। द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कपिल जो है वो x, y कोऑर्डिनेट पर खड़ा है और वो जय और चेतन से इक्विडिस्टेंट दूरी पर है। तो मान लेते हैं कपिल यहां पर है कि जय और चेतन से बराबर दूरी पर है। जय का कोऑर्डिनेट है 7, 5, चेतन के कोऑर्डिनेट हैं 5, 1। ये दोनों बराबर हैं। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट x, y दे रखा है तो इक्वेशन बनानी है। रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन बनानी है। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग के जे इक्वल टू के सी ये दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x - 5 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर। इस रूट से ये रूट कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा x² - 14x प्लस 49, y² - 10y प्लस 25। इसमें भी a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² - 10x
प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 25 प्लस का है, यहां पर भी प्लस का है, कट जाएगा, माइनस इधर पे जाकर माइनस होगा इसलिए कट जाएगा। यहां पर बचा माइनस 14x प्लस 49 माइनस 10y, यहां पर बचा माइनस 10x माइनस 2y प्लस 1। तो x और y एक तरफ रख लेते हैं, नंबर दूसरी तरफ, माइनस 14x माइनस 10 इधर पर आएगा तो प्लस का 10x माइनस 10y प्लस का 2y इक्वल टू 1 माइनस 49, माइनस 14 प्लस 10 आ गया माइनस 4x माइनस 10 प्लस 2 आ गया माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 48। अगर माइनस 4 कॉमन लेंगे बचेगा यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 48। माइनस 4 इधर पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा, कितने बार में? 12 बार में। तो x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन बन गई, ये आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है द एरिया एनक्लोज बिटवीन द 4 स्टूडेंट। ये जो 4 स्टूडेंट हैं इनसे जो एनक्लोज एरिया बन रहा है उसका एरिया निकालना है। ये हमारा जो था ये क्वाड्रिलेटरल वो किस शेप का था? रोम्बस में, रोम्बस के शेप का था। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होता है रोम्बस का, क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसमें डायगोनल 1 कौन सा है? डायगोनल 1 है TC और डायगोनल 2 है कितना? NJ। TC NJ हम निकाल चुके हैं पहले ही पीछे क्वेश्चन में। TC कितना आया था हमारा? TC आया था 8, 1/2 मल्टीप्लाई 8। NJ हमारा कितना आया था? NJ आया था 4। तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, 4 4 जा 16। तो इसका एरिया हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो भी हो, 16 इसका आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है। 21 का पहला, आ डैश पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। किस तरह के पॉलिनोमियल के केवल एक जीरो होता है? जो लिनियर पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस कितने होंगे? केवल एक जीरोस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियर। सेकंड है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD, देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर इफ। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB अपॉन DE इक्वल दे रखा है BC अपॉन FD। तो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? तो इसमें देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है दो ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। इसमें दे रखा है AB अपॉन DE, AB के डिवाइड में आ रहा है DE, और BC अपॉन FD, BC के डिवाइड में आ रहा है FD। तो ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? अगर दो साइड का रेशियो बराबर आ रहा है तो एक एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो SAS प्रॉपर्टी से ये हो जाएंगे सिमिलर। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, जो दो साइड इक्वल हैं उन्हीं दोनों साइड से बनना चाहिए एंगल। तो इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल होगा, तभी ये दोनों सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल D। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ A फॉर विच 3, A लाइज ऑन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 इज। थर्ड क्वेश्चन में A की वैल्यू निकालना है। अगर A जो है 3, A इस लाइन में लाई कर रहा है, लाइन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है। 3, A इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो A की वैल्यू क्या होगी? तो पुट कर देते हैं 3, A पुट करने का मतलब है इस 3x की वैल्यू है और A y की वैल्यू है। x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह A रख देंगे और सॉल्व करके A की वैल्यू निकालेंगे। 2 3 6 माइनस 3A इक्वल टू 5,
6 माइनस 5 इक्वल टू 3a, 1 इक्वल टू 3a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, तो a इक्वल टू 1/3 ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है द डैश इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल पढ़ा होगा तुमने 14 चैप्टर में। क्लास इंटरवल जैसे ये दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इन दोनों की डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? इन दोनों की डिफरेंस को बोलेंगे हम क्लास साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास साइज, हिंदी में वर्ग सीमा। क्लास साइज वर्ग सीमा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस की जगह पूछा जाए इसका जो मिड पॉइंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट को बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क बोलेंगे, हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह बोलेंगे। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना होगा तो इसको क्लास मार्क बोलेंगे, वर्ग चिन्ह, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स से डिनोट करते हैं। 22 क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ द साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल की साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकेंड पार्ट है इसका, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 इज -4। चेक करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 22 का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20, इसका एक जीरो कितना है? -4 है। चेक करके देखते हैं एक्स की जगह -4 रखकर कि जीरो आ रहा है या नहीं। एक्स की जगह -4, एक्स की जगह -4 प्लस 20, इसको सॉल्व करके अगर जीरो आ रहा है तो इसका जीरोस होगा, वरना नहीं। -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 20, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा, ये 56 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉल्स होगा। अगर इसका आंसर जीरो आता तो ट्रू होता। नेक्स्ट है ऑल डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन, ऑल डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर। सभी डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ये फॉल्स होगा। ऐसा क्यों? जैसे कि 2.30, 300, 3000, ये भी एक तरह का डेसिमल नंबर है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नहीं होते, वो इररेशनल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी आइदर इंटरसेक्टिंग लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है जो कंसिस्टेंट लाइन होंगी उनका या तो कोइंसिडेंट होंगी लाइन या इंटरसेक्टिंग। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या पढ़ा था? कंसिस्टेंट का मतलब पढ़ा था हमने कि उसका आंसर होगा। आंसर होगा तो एक आंसर भी हो सकता है और बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं। मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर एक सॉल्यूशन होगा तो कैसी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसकी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट, यही चीज तो दे रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 23 क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। एक लाइन है जो कि 1,3 और 2,7 से ज्वाइन कर रही है। एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x + y - 9 = 0। ये वाली लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये निकालना है। तो हमें रेशियो निकालना है AC और CB का। जब हमें रेशियो नहीं पता होता तो हमेशा रेशियो क्या लेते हैं? K और 1 लेते हैं।
k:1 ले लेते हैं रेशियो। अगर रेशियो k:1 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहां पर लिख लेते हैं पहले, लेट AC:CB इक्वल टू k:1। अगर रेशियो नहीं दे रखा तो k:1 ले लेना। सी के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी गिवन बाय, इसमें लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, सी के निर्देशांक होंगे, सी के कोऑर्डिनेट क्या सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, रेशियो क्या है k:1 है ना, तो k ब्रैकेट +1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय k +1 कोमा k ब्रैकेट +1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय k +1, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, k:1 था रेशियो, k:1, x की वैल्यू निकालना है तो पहले 2 और फिर बाद में 1 लिखना, 2 1 हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, k के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली वैल्यू रखो, k के साथ 7 मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, 7k + 3 डिवाइडेड बाय k + 1। लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेट से हमें रेशियो तो मिला नहीं, इसे फर्स्ट मानकर छोड़ दो। अब क्योंकि ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन का भी पॉइंट है, तो हम पुट कर देंगे दिस पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x + y - 9 = 0। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है C वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो हम C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये रख सकते हैं। तो x की जगह ये रख देना, y की जगह ये रख देना। तो 3x + y था, 3x की जगह 2k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 प्लस y की जगह 7k + 3 डिवाइडेड बाय k + 1 -9 = 0। सबका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, k + 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा 6k + 3 7k + 3, k + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -9k - 9 = 0। ये k + 1 दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, 6k + 7k हो गया 13k, 13k - 9k हो गया 4k, 3 + 3 हो गया 6, 6 - 9 हो गया कितना, 6 - 9 -3 हो गया। ये तो k + 1 इधर पे जाकर 0 हो गया, 0 को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0। तो 4k की वैल्यू आ गई कितनी, 3, तो k की वैल्यू आ गई 3/4। तो हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 3:4। ये इसका आंसर हो गया। 24 क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा विद द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 27.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें हमें दे रखे हैं ये डाटा, इसकी मीडियन जो है 24 क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा विद द ऑब्जर्वेशन इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 27.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें मीडियन दे रखा है 27.5 होगा इस डाटा का। डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, 24, 25, 26, x + 2, x + 3, 30, 33, 37। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहले n निकालना होगा। n कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू 8 है जो कि इवन नंबर है।
सम संख्या है तो इसका मीडियन कैसे मिलेगा? मीडियन मतलब माध्यक कैसे मिलेगा? माध्यक होगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये होगा ना फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला ये। अब मीडियन हमें पहले से दे रखा है कितना, 27.5 इक्वल टू n की वैल्यू 8 है, n/2 कितना आ जाएगा 4। तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27.5 × 2 इक्वल टू फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है x + 2 और फिफ्थ टर्म है x + 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55 इक्वल टू x हो गया 2x, 3 और 2 हो गया कितना 5। ये 5 इधर पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 55 - 5 इक्वल टू 2x। 50 इक्वल टू हो जाएगा 2x। x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 50/2। x इक्वल टू कितना हो गया 25। x की वैल्यू 25 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 24 का और वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। पहले 7 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की हमें मीन निकालनी है। तो पहले 7 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17। इसका मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो सिग्मा के साथ साथ f भी आता और n की जगह आता सिग्मा f, लेकिन नहीं दे रखा तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। इन सबको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 डिवाइड करेंगे कितने हैं 7 नंबर हैं। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 28 28 तो ये हो गए और 30 ये हो गए। इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 58। इन सबको ऐड करने पर 58 डिवाइडेड बाय 7, ये इसका मीन हो गया। आंसर ये भी लिख सकते हो या डिवाइड करके पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट में लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3750 इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। 3750 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है तो इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 से नहीं कटेगा ये, 7 5 12 8 20 21, 3 से कट जाएगा ये, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो हम लिख सकते हैं 3750 बराबर 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 की पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। 26 क्वेश्चन में दे रखा अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, साइन थीटा माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इधर पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इक्वल टू 1। डिवाइड में अगर आएगा तो 1 बचेगा, अगर प्लस माइनस में जाता ये तो 0 बचता। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल पाई बाय एंगल 45 डिग्री हो। टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। यह आंसर हो गया। 26 क्वेश्चन में दे रखा है k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। ये वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी k की वैल्यू क्या होगी? इसे सॉल्व करते हैं। k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे k प्लस 1 सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। k प्लस 1 सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, डिवाइड में है इसलिए। k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। k की वैल्यू हो गई 0। यह आंसर हो गया। 27 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन 5x प्लस ky इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इक्वल टू 6 हैज नो सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दे रखी है और इसमें नो सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है ना फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। कोई हल नहीं होगा तो उसकी कंडीशन ये होती है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। a1 अपॉन a2 क्या हो गया? 5 बाय 15 इज इक्वल टू k बाय 21 इज नॉट इक्वल टू 3 बाय 6। तो ये 5 के टेबल से 1 बार में, 5 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 2 बार में। तो 1 बाय 3 इज इक्वल टू k बाय 21 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1 बाय 3 इक्वल टू k बाय 21। तो ये कितना आ जाएगा? 21 बाय 3। ये डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से ये 7 बार में कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। और यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो k बाय 21 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय 2। तो k नॉट इक्वल टू 21 बाय 2। यहां पर देखो k की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो k नॉट इक्वल टू 21 बाय 2 तो अपने आप हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 7 यह आंसर हो जाएगा। 27 का और वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 एंड x माइनस ky इक्वल टू 2 हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एकमात्र हल है इसका। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, एक हल के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होती है ये कंडीशन। a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 1, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -k। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k इज नॉट इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आ गई -2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। k नॉट इक्वल टू -2/3 यह आंसर हो गया। 28 का और वाला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5
इफ AC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर देन फाइंड AE। हमें ये दे रखा है एक ट्रायंगल है ABC, ये मान लिया ABC एक ट्रायंगल है, BC के पैरेलल है DE, ये बना ली BC के पैरेलल DE है, और ये भी दे रखा है AD अपॉन DB की वैल्यू 3/5, AC की वैल्यू दे रखी है 4.8, AD और DB इन दोनों का रेशियो दे रखा है और AC की पूरी वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है AE, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करते हैं, अगर ये 3/5 है AD और DB, जब भी रेशियो में दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं वैल्यू, क्योंकि हमें AE की वैल्यू निकालनी है ना कि हमें रेशियो। अगर रेशियो निकालना होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, AE बटे EC भी कितना होगा 3/5 थेल्स थ्योरम से, लेकिन यहाँ पर AE की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये 3/5 में है, ये 3/5 में है तो इसको 3x मान लेते हैं, AD बराबर 3x और DB बराबर 5x मान लेते हैं। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर AD बटे DB AE बटे EC इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD डिवाइड AB, तो AD डिवाइड बाय AE इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AB, AD डिवाइड बाय ये पूरी लाइन AE डिवाइड बाय AC। ये थेल्स थ्योरम में तो ये था AD बटे DB AE बटे EC, लेकिन यहां पर AC की वैल्यू पूरे की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमने इसको पूरे की फॉर्म में लिख दिया, AD बटे में ये पूरा पार्ट, AE बटे में ये पूरा पार्ट। तो AD बटे DB AD बटे AB, AD कितना है हमारा 3x है और AB कितना है 3 और 5 8x हो गया। ये AE नहीं पता, AC कितना है 4.8, AC की वैल्यू दे रखी 4.8, x से x कट जाएगा, ये 3 ये 4.8 इधर पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू AE, 8 से ये कट जाएगा 6 बार में, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 हो जाएगा। AE की वैल्यू हो गई कितनी 3 मल्टीप्लाई 0.6 आ जाएगा 1.8, यह आंसर हो गया। 29 क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M ऑन द लाइन जॉइनिंग B -2,5 एंड C 3,2 सच दैट BM इक्वल टू 2cm। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें B और C से एक लाइन जॉइनिंग है, B के कोऑर्डिनेट है -2,5, C के कोऑर्डिनेट है 3,2, BM जो है वो 2cm के बराबर है, तो हम इसमें रेशियो निकाल लेंगे, BM अपॉन CM कितना हो जाएगा 2/1, तो इसका मतलब BM की वैल्यू आ गई 2, CM की वैल्यू आ गई 1, 2 और 1 इसके रेशियो जो हो गए कितना 2:1 का रेशियो हो गया। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, M डिवाइड्स BC इन 2:1, MBC को 2:1 में विभाजित करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएंगे, M के निर्देशांक क्या होंगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, M के कोऑर्डिनेट रेशियो क्या है 2:1 है, 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट 2 प्लस 1 कॉमा 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब इसमें 2:1 लिया, x की वैल्यू निकालना है तो x के वैल्यू रखेंगे 3 - 2 और फिर y की वैल्यू 2 और 5 रखेंगे तो आ जाएगी y की वैल्यू। तो m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 2 6 - 2/3 4 + 5/3, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4/3, 4 और 5 9/3 हो गया 3, तो m के कोऑर्डिनेट होंगे 4/3, 3, यह आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है हमें x इक्वल टू ए साइन थीटा है, y इक्वल टू बी कॉस थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू थी ए साइन थीटा, हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एक्स स्क्वायर की क्या होगी? इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर था ए स्क्वायर। इसी तरह वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, पहले से था ये बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? 1 का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसका आंसर हो। 30 का और वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करना है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन है तो सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर बचेगा -1। क्योंकि आंसर हमें टेन की फॉर्म में चाहिए तो इनको टेन की फॉर्म में बदल दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन की फॉर्म में? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1। 1 से 1 कट गया, यहां पर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचा टेन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन की पावर 4 थीटा। इसको आगे पीछे लिख देंगे, टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था हमें। ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर और ये हो गया प्रूफ। 31 क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड an angle of 60 degree at its center. Find the length of the arc if the diameter of the circle is 42 centimeter. Use pi equal to 22/7. 31 क्वेश्चन में दे रखा है एक आर्क है जो सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, जिसका डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। अब हमें उस आर्क की लेंथ बतानी है। आर्क की लेंथ मतलब एल की वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू बताना है। डायमीटर अगर 42 है तो रेडियस कितना होगा? इसका हाफ हो जाएगा 21। तो आर की वैल्यू लिख देंगे इधर पर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क एल की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21। 60 से ये 360 6 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट गया, ये 3 7 21 से ये पूरा 21 कट गया, 3 7 21 से ये पूरा 21 कट गया, बचा 22। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, 2 is added to both the zeros of the polynomial ax square plus bx minus c. The new polynomial is x square plus 4x minus 5. Find b and c. इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है कि अगर एक पॉलिनोमियल है ax square plus bx minus c, इसके जो भी जीरोस हैं उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें, दोनों जीरोस में 2 ऐड करें तो नया जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये हमारा ओल्ड पॉलिनोमियल था, इसके जो भी जीरोस आएंगे उसमें 2 ऐड करेंगे। मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नया पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। अब यहां पर देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब पहली इक्वेशन ये थी ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c। इसके रूट्स क्या थे? सॉरी जीरोस क्या थे? अल्फा और बीटा थे।
तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और दूसरी चीज अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी लेकिन यहां पर क्या है, सी की जगह माइनस सी दे रखा है तो माइनस भी लग जाएगा इधर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस सी अपॉन ए। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो ये रही, नई वाला जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये जो नया पॉलिनोमियल मिला है कैसे, इनके जीरोस में 2 ऐड करके। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वेशन अगर बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं, वो ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है। तो सम ऑफ जीरोस इसमें क्या होगा, क्योंकि 2 ऐड करके ये बनी है इक्वेशन, तो 2 ऐड करके तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा माइनस में अल्फा प्लस 2 प्लस में बीटा प्लस 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 किसके बराबर होगा, माइनस 5 के बराबर। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो -1 है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये माइनस दूसरी तरफ जाकर ऐसे लग सकता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 इक्वल टू -4। तो माइनस बी अपॉन ए ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 हो गया -8। तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 8। अब यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और 2 2 जा 4 इक्वल टू -5 आ गया। माइनस सी अपॉन ए प्लस 2, बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस पहले से था, बी अपॉन ए की वैल्यू 8 प्लस 4 इक्वल टू -5 माइनस सी अपॉन ए 2 8 16 -16 प्लस 4 माइनस का 12 हो गया, -12 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू 7। तो सी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा -7 हो जाएगी। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, यहां पर 1 हो गई। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, बी इक्वल टू 8, और सी की वैल्यू -7। यह आंसर हो जाएगा। थर्टी 32 का और वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यह हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसका जो जीरोस होंगे, जीरोस के स्क्वायर का सम निकालना है। तो मान लेते हैं इसके जीरोस जो है अल्फा बीटा, लेट जीरोस जो है इसके अल्फा बीटा हैं, शून्यक जो है इसके अल्फा बीटा है। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इनके जो जीरोस हैं उनके स्क्वायर का सम बोलेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले फिर बाद में ऐड। और अगर ये बोला होता सम का स्क्वायर तो हम पहले सम करते और फिर स्क्वायर करते, ठीक है। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसमें ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं ना, 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा अगर दूसरी तरफ जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए,
का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है C/A। C की वैल्यू है -2/3। सॉरी, इसमें लिख दो C/A। अब वैल्यू लिखो, -B/A की वैल्यू हो गई -5/3। C/A की वैल्यू हो गई -2/3। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25/9 माइनस माइनस +4/3। दोनों का एलसीएम लेंगे 9, 25 + 12 37/9। इसका आंसर हो गया ये। 33 क्वेश्चन है। 2 men standing on the either side of a 75-meter high cliff observe the angle of elevation of the top of the cliff be 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two men. हिंदी में, एक 75 मीटर ऊंची चट्टान के दोनों ओर खड़े दो व्यक्ति हैं। एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर और दोनों तरफ दो व्यक्ति खड़े हैं कि देखते हैं कि चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी बताना है। तो मान लेते हैं ये ए बी एक चट्टान है। चट्टान के दोनों तरफ एक व्यक्ति सी पर खड़ा है और एक व्यक्ति डी पर खड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति और यहाँ पर एक व्यक्ति है। एक का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ये जो चट्टान थी वो 75 मीटर ऊंची थी। अब इसमें हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और ये हमें पता है, तो हम लिखेंगे ए बी बटे बी डी। ए बी क्या हो गया, ए बी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, बी डी बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो tan 60 हो गई। ए बी की वैल्यू है 75, बी डी की वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हो गई √3। इस ट्रायंगल में ए बी बटे बी सी ये होगा tan 30। ए बी की वैल्यू है 75, बी सी नहीं पता, tan 30 हो गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू हो गई कितनी 75√3, और इसमें बी डी दूसरी तरफ जाएगा तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 75/√3। हमें जो निकालनी थी ये पूरी दूरी निकालनी थी ना, तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी क्या, इन दोनों को ऐड करके, तो 75/√3 + 75√3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे √3। 75 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3। 75 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 225। तो यह आ जाएगा कितना 300 डिवाइडेड बाय √3। लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर डिवाइड में √3 ज्यादातर नहीं होता, तो इसको रेशनलाइज कर दो, √3 डिवाइड √3, तो यह आ जाएगा 300 √3 डिवाइड बाय 3। 3 से ये 100 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 100 √3। तो उन दोनों के बीच की दूरी होगी 100 √3। यह आंसर हो गया। 33 क्वेश्चन है। A 1.5 meter tall observing is looking at the tower at a distance of 20.5 meter away from the tower. एक पर्सन है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, वो एक टावर को देख रहा है जो कि टावर से वो 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द साइट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। जो टावर का टॉप है और जो उस ऑब्जर्वर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या होगी, तो इसमें लिख रखा है एक 1.5 मीटर ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं ये 1.5 मीटर ऑब्जर्वर है, और एक टावर है, ये रहा टावर,
वो टावर से कितने दूरी पर खड़ा है, 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये लेंथ हो गई 20.5 मीटर। ये जो देख रहा है टावर के टॉप को, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब हमें टावर की लेंथ बतानी है, तो इसमें बताना है हमें AC की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में जितनी ज्यादा वैल्यू भर सकते हो उतनी ज्यादा भरेंगे हम। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5, ये भी कितना हो गया, 1.5। अब इस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू पता है हमें, 20.5 है ये, तो ये भी कितना होगा, 20.5। तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABE। ABE ट्रायंगल में AB बटे BE किसके बराबर होगा, AB बटे BE। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो AB की वैल्यू नहीं पता, BE की वैल्यू है 20.5 AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20.5। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 लिख दिया इधर पर। ये इधर पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20.5 हो गई। AB की वैल्यू 20.5 है, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.5 प्लस 1.5, 22 मीटर आंसर हो जाएगा ये। 35 क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल। √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। यह दूसरी तरफ जाएगा तो Q√2 इक्वल टू P हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में लिख लो इसे, √2 माना √2 परिमेय संख्या है। यहां पर लिख दो वर्ग करने पर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और इसमें स्क्वायर तो आएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी P स्क्वायर। अगर ये P स्क्वायर की वैल्यू 2Q स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर के फैक्टर में 2 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे इट शोज P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। यह दर्शाता है कि P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। P भी 2 से विभाजित होगा। इसे फर्स्ट मान लो। अगर ये P 2 से डिवाइड हो रहा है तो P बराबर 2x रख सकते हैं हम। पुट कर देंगे P बराबर 2x, P बराबर 2x रखेंगे। P की जगह 2x रख दो, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर पे भी वही लाइन लिखेंगे जो यहां पर लिखी थी, बस P स्क्वायर की जगह यहां पर Q स्क्वायर लिख देंगे। इट शोज Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 और इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ P इज ऑल्सो, Q इज ऑल्सो Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर। जैसे यहां पर लिखा था ये दोनों लाइनें, वैसे यहां पर लिख देंगे। बस इसमें P स्क्वायर लिखा था, P की जगह Q लिख देना, बाकी सब सेम रहेगा। P स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर P की जगह Q आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यह आ गई सेकेंड इक्वेशन।
फर्स्ट और सेकंड से P और Q में एक कॉमन फैक्टर आ गया ना, P जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जबकि यहां पर तो कुछ कॉमन था ही नहीं P और Q में। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था। रेशनल नंबर में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अगर होगा तो वो कट जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 2 से आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी कल्पना गलत थी। तो √2 इज इर्रेशनल, √2 इर्रेशनल हो जाएगा, √2 अपरिमेय है। ये हो गया इसका आंसर, ये प्रूफ हो गया। 36 क्वेश्चन है, अ कंपनी चेक द माइलेज ऑफ इट्स 50 स्कूटर्स एंड रिकॉर्डेड द डाटा गिवन बिलो। ये पूरा डाटा दे रखा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स, इसमें मीन निकालना है। तो इसमें मीन कैसे निकालेंगे? मीन के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये वाला मेथड तो नहीं है सिलेबस में, सबसे इजी वैसे यही होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो इस तरीके से नहीं करवा रहा। डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स का। एक्स क्या होगा, हमेशा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 220, 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 20। अगर इन दोनों का अंतर 20 है, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया ना, तो 10 क्या करेंगे हम छोटे वाले में जोड़ देंगे, तब भी मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो एक तरीका है मिड पॉइंट निकालने का, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। दूसरा तरीका, जो अंतर है उसका आधा छोटे वाले में जोड़ दो। अंतर 20 है, 20 का आधा हो गया 10, 10 छोटे वाले में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 110। अब मिड पॉइंट इसका इस तरीके से मिल गया। अब सबका मिड पॉइंट ऐसे नहीं निकालना कि जोड़कर आधा करो, जोड़कर आधा टाइम लगेगा। इसमें डिफरेंस कितने कितने का था, 20-20 का था ना, तो यहां पर भी 20-20 का डिफरेंस होगा। 130, 150, 170 और 190। एक कॉलम बना लो एफ एक्स का, 110 गुणा 7 गुणा 110, इन सबको टोटल कर लेंगे 50। इसमें मीन का जो फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला होता है माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आई नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये एफ एक्स सिग्मा का मतलब हुआ इसका टोटल, एफ एक्स का टोटल कितना है 7640, इसका टोटल कितना है 50। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 2 और 6 बचे, 5 पंजे 25, 1 और 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 152.8 इसका आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। 6x - 7y = 1, 3x - 4y = 5। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ये 3 है और ये 6 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर माइनस आराम से हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या थी 6x - 7y = 1। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 8y = 10। ये दोनों इक्वल तो होगा लेकिन साइन अलग नहीं होंगे जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे। तो साइन अलग कर दो। साइन अलग करने का मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कट गया ये, -7 -7 और +8 बचा 1 वाई मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो गई -9। वाई अगर -9 है, इसको पुट कर देंगे हम फर्स्ट में।
फर्स्ट में पुट करेंगे 6x माइनस 7y की वैल्यू -9 इक्वल टू 1। 6x 7 निम 63 प्लस का 63 इक्वल टू 1। 6x इक्वल टू 1 माइनस 63। 6x की वैल्यू आ गई माइनस का 62। x इक्वल टू -62 डिवाइड बाय 6। 2 के टेबल से कट जाएगा ये 3 बार में, ये 31 बार में, -31/3। तो x की वैल्यू -31/3 और y की वैल्यू -9। ये आंसर हो गया।